कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लूसेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के पास है। और संसद ने कई बार 1956 में, 1960 में, 1977 में और लेटेस्ट जो हुआ था वो हुआ था 1986 में। और इसमें क्या हुआ था कि न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 30 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये आपको याद रखना है पहला कि न्यायाधीशों को बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। और 1986 का जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन, उसके बाद कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है, तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और है, अगर आपने इससे पहले जो 10 लेक्चर हो चुके हैं वो नहीं देखा तो आप चैनल के पेज के प्लेलिस्ट में जाके वो 10 लेक्चर देख सकते हैं, उनको जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा। भारतीय संसद के कानून को किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? तो देखिए, न्यायिक समीक्षा के द्वारा भारतीय संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई कानून से को संविधान के अनुरूप नहीं माना जाता है तो वो कानून को हटाया जा सकता है। और ये समीक्षा कौन करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको याद रखना होगा और इससे कानून में परिवर्तन किया जा सकता है। भारत में निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने कार्य किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। इनकी खासियत ये थी कि ये भारत के जो थे वो 11वें मुख्य न्यायाधीश थे, 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही साथ इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है और छठे उपराष्ट्रपति थे, छठे उपराष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये जो थे ना, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है कि ये तो 11वें मुख्य न्यायाधीश थे, छठे उपराष्ट्रपति थे, आप सिर्फ उपराष्ट्रपति भी याद रख सकते हैं, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। किसने? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। खरीफ फसलें बोई जाती हैं, तो खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जब दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ होता है तब। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये भारत है और भारत में ये अरब सागर का एरिया है, ये हिंद महासागर का एरिया है। तो होता क्या है कि आपका जुलाई के आसपास जो है बारिश का सीज़न आता है और दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरफ से बढ़ती है। तो यह क्या होती है, इन एरिया में जो है भारत के मैदानी इलाकों में ज़ोरदार बारिश करती है और इसी समय खरीफ का मौसम, खरीफ की फसलें को बोया जाता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के समय खरीफ की फसलों को बोया जाता है। और जो है रबी की फसलों को कब बोया जाता है? तो अक्टूबर सितंबर के शुरुआत से रबी के फसलों को बोया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये 3 प्रश्न आपको एक प्रश्न से बन गए, तीनों का तीनों याद रखना है। दक्षिण पश्चिम मानसून उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कौन सा है। तो ये खरीफ के फसलों में बोया जाता है और अक्टूबर सितंबर में जो है रबी की फसलों को बोया जाता है। रबी की फसलें कौन कौन है? गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनको छोड़ के जो फसलें बचती हैं वो आपका खरीफ की फसलों में आ जाती हैं। संगमरमर का रूपांतरित रूप है। संगमरमर किसका रूपांतरित है? तो ये चूना पत्थर का रूपांतरित है और CaCO3 इसका वैज्ञानिक नाम है, चूना पत्थर का। तो संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित या फिर कायांतरित बोल सकते हैं रूप है। दोनों में से कुछ भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, और इसका CaCO3 फार्मूला भी याद रखिएगा, कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, समझना होगा थोड़ा सा। देखिए ये जो है ना, ये 180 डिग्री देशांतर है। अब है क्या? तो देखिए पृथ्वी है, ऐसे समझ लीजिए, तो इस पर इस तरह की कुछ लाइन, ये विषुवतीय रेखा है, आपको पता होगा। तो इस टाइप की जो लाइन है जो कि पैरेलल है, इसी को हम लोग, थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ नहीं हो पाया, इसी को जो है हम लोग जो है देशांतर रेखाएं बोलती हैं। तो ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वही है इंटरनेशनल डेट लाइन। इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर के लगभग 20 से होकर गुजरता है, प्रशांत महासागर के। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपने पढ़ा होगा, जैसे कि इंडिया का +530 है, तो ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 180 डिग्री या फिर हाफ वे बोल सकते हैं, आधा दूरी, मतलब पूरा दूर नहीं जाना होगा, आधा दूर ही जाने पे ये आपको प्रशांत महासागर में मिल जाएगा, ये रेखा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक व्यक्ति जो नक्शा उकेरता है या चार्ट बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। नक्शा या चार्ट बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। 2-3 बार अभी के अभी रिवाइज कर लीजिए वीडियो पॉज करके, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? किसकी उपस्थिति में ले सकता है? तो राष्ट्रपति की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है।
कहा जाए तो राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, यानी कि ओथ दिलवाता है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? कांग्रेस के बारे में नहीं पूछा जा रहा, कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में की गई थी, लॉर्ड डफरिन के समय। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब ये पूछा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में की स्थापना कब गई? तो ये 1998 में की गई। और ये जो है ना, कांग्रेस का ही टूटा हुआ भाग है तृणमूल कांग्रेस। और इसमें क्या निशान रहता है? तो इस तरह के 3 फूल रहते हैं, जोड़ा फूल, एक फूल और एक फूल ऐसा। तो ये भी आपको याद रखना, एक ऑरेंज, एक ग्रीन और एक वाइट का, ऐसा यही है तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। और ये पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। दूसरा बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस जो है ना, मुख्यतः बंगाल की पार्टी है, लेकिन ये एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी है। भारत में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं 2021 के डेटा के अनुसार, 8 राष्ट्रीय पार्टी है, और उसमें से एक तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षता ममता बनर्जी है, और ये बंगाल में, मुख्यतः बंगाल के एरिया में जो है उपस्थित पार्टी है। अभी बंगाल की ही ममता बनर्जी जो है बंगाल की सीएम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा कि ये यूपीए गवर्नमेंट यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है, और इसे शॉर्ट में यूपीए भी बोलते हैं। अच्छा, बीजेपी को क्या बोला जाता है? तो बीजेपी को एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला जाता है बीजेपी को, और यूपीए को जो है, जो कांग्रेस का हिस्सा है, यूपीए बोला जाता है। अच्छा, यूपीए का सबसे बड़ा भाग जो है वो कांग्रेस के थ्रू होता है, मतलब कांग्रेस यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, यूपीए बनाया कब किया गया था? यूपीए वो मत समझ लेना आप, यूनिफाइड पेमेंट जो है वो वाला मत समझ लेना, ठीक है, वो यूपीआई होता है, इंटरफेस। तो ये जो यूपीए है, ये 2004 के जनरल इलेक्शन जो हुआ था उसमें ये बना गया था, 2004 के आम चुनाव में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये बोटानिकल गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है और कोलकाता में स्थित है। और यहाँ पे माना जाता है कि कई हजार स्पीसीज, करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा स्पीसीज जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, यानी इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है बोटानिकल गार्डन कोलकाता में। और यहाँ पे एक बनियान ट्री है, यानी बरगद का पेड़ है, जो कई 100 साल पुराना है और अभी तक जीवित है। मिट्टी में पानी के माध्यम से सिर्फ मिट्टी से अब भूमि तक खनिजों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये लीचिंग कहलाता है। देखिए क्या हो रहा है, शीर्ष मिट्टी से अब भूमि तक खनिजों का स्थानांतरण, मतलब क्या है कि टॉप सॉइल जो है ना, टॉप सॉइल से जो है सब सॉइल में जो है खनिजों का स्थानांतरण होता है, तो इसे ही लीचिंग कहते हैं। सिर्फ मिट्टी से अब भूमि तक खनिजों का स्थानांतरण होता है, तो इसे लीचिंग कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को क्या कहा जाता है? एक बार देख लीजिए कि ये ज्वालामुखी है, तो इसके नीचे की जो चट्टानें हैं, इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे मैग्मा कहा जाता है। और जब यही पिघल के जब बाहर निकलने लगता है ज्वालामुखी से, तो इसे ही लावा कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, बाहर निकलने के बाद लावा है और अंदर जो है वो मैग्मा है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए संरक्षित है? तो ये बाघ के लिए संरक्षित है, याद रखना है, सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए संरक्षित है। और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है? मरीना समुद्री तट। और ये कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में है, चेन्नई में स्थित है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट, यानी कि मरीना तट चेन्नई में स्थित है। भूमध्य रेखा क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाले वर्षा को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? वाहनिक वर्षा बोला जाता है, वाहनिक वर्षा। देख लीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र ये है जो पृथ्वी के बीच से गुजरता है, और यहाँ पे ही भारत ऐसे करके है। तो भूमध्य रेखा के पास जो रहता है वहाँ पे बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। अफ्रीका भी है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका भी है। तो जो भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है वहाँ बारिश अच्छी होती है, और इसे वहनिक वर्षा कहते हैं। यहाँ पे बहुत तरह के फलों की प्रजातियाँ उगाई जाती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। अंडमान निकोबार को किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया गया है? तो किसके द्वारा अलग किया गया अंडमान निकोबार को? तो 10 डिग्री चैनल। देखिए एक बार आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो इसको जो अलग किया गया है वो 10 डिग्री चैनल के थ्रू महत्व से अंडमान और निकोबार को अलग किया गया है, 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अच्छा, यहाँ तक पहुँचे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा फ्यूचर में। साथ ही साथ शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, तो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है।
वह परत जहाँ बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थिति है, उस परत को क्या कहते हैं, तो उसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ऊंचाई बढ़ रहा है लेकिन तापमान में कमी जो है नहीं है, तो स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है, यानी अंटार्कटिका में स्थित है और उसमें मानव नहीं रहते हैं, तो उसे ही दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है आपका भारत का जो प्रोग्राम है अंटार्कटिका में, उसी का एक पार्ट है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों के अलग अलग मिशन है वहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक ने किस भारतीय शहर को अपना बैंक ऑफिस ऑपरेशन स्थापित करने के लिए चुना है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग करने वाला प्रश्न है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। देखिए, बैंक ऑफिस ऑपरेशन, ऑपरेशनल बैंक ऑफिस, ये जो है ऑपरेशनल ऑफिस है, ध्यान दीजिए, और ये चेन्नई में है ऑपरेशनल ऑफिस वर्ल्ड बैंक का। लेकिन आपसे पूछेगा कि वर्किंग ऑफिस कहाँ है, वर्किंग ऑफिस मतलब कि वर्ल्ड बैंक का जो वर्किंग ऑफिस 1957 में एक बनाया था वो कहाँ है, तो वो न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड बैंक ने न्यू दिल्ली का लोधी रोड आपने सुना होगा, तो लोधी रोड में आप सर्च भी कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और ये न्यू दिल्ली में है। ये दोनों आपको याद रखना है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का ऑफिस कहाँ है, तो ये वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। कब बनाया गया था? 1944। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, बैंक ऑफिस ऑपरेशनल है चेन्नई में, ऑपरेशनल। वर्किंग है न्यू दिल्ली में, जो वर्ल्ड का फर्स्ट बनाया गया था, और ये वाशिंगटन डीसी के बाहर वो न्यू दिल्ली में बनाया गया था। और ऐसे जो वर्ल्ड बैंक का प्योर ऑफिस है वो 1944 में वाशिंगटन डीसी में बनाया गया था। अब ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसी पे आ गया, वर्ल्ड बैंक का सबसे पुराना कामकाज विश्व बैंक। कामकाज मतलब क्या हो गया? वर्किंग, वर्किंग ऑफिस कहाँ है, कार्यालय, तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली। टोक्यो में नहीं होगा, बॉन में नहीं होगा, पेरिस में नहीं होगा, न्यू दिल्ली में बना था पहले, और उसके बाद अन्य जगहों पे बनाया गया था। याद रखिएगा, लोधी रोड में 1957 से ये ऑफिस चालू हो गया था वर्ल्ड बैंक का। देखिए अगला क्या पूछ रहा है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक के हितों के बारे में रक्षा होती है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो कि हिंदू कम्युनिटी को छोड़ के जो है, जैसे कि मुस्लिम है, सिख है, पारसी हैं, जैन है, ये भारत में अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं, तो उनके हितों के बारे में बात ये होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? कौन सी नदी है? नर्मदा है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये गुजरात के इलाकों में बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। पश्चिमी भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। अप्रेंटिस ऑफ ए महात्मा पुस्तक के लेखक किसने कौन है? जिस पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा नामक फिल्म आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी की बात हो रही है, मतलब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फातिमा मीर है, ठीक है। अप्रेंटिस ऑफ ए महात्मा पूछ ले या फिर द मेकिंग ऑफ महात्मा, दोनों में से कोई भी पूछ ले, फातिमा मीर कौन है? फातिमा मीर है। महात्मा गांधी के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो यही आंसर कीजिएगा। सिस्मोग्राफ किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? भूकंप से संबंधित, आपको याद होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना कि रिक्टर पैमाना पे भूकंप मापा जाता है। किस पैमाना पे? रिक्टर पैमाना पे। ठीक है, 6 के ऊपर का भूकंप जो है वो घातक माना जाता है, जिससे अच्छा खासा नुकसान होता है। 6 रिक्टर पैमाने का। ठीक है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? आलेसांद्रो वोल्टा। कहाँ है आलेसांद्रो वोल्टा? यहाँ सिर्फ वोल्टा है। आलेसांद्रो वोल्टा ने वोल्टियस सेल का आविष्कार किया, वोल्टियस सेल। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि वोल्टियस सेल में जो होता है इस टाइप का 2 रॉड होता है, तो ये रॉड किसका होता है? तो याद रखिएगा, कॉपर और जिंक का। किसका होता है? कॉपर और जिंक का। किसने आविष्कार किया? आलेसांद्रो वोल्टा ने आविष्कार किया। किसका? वोल्टियस सेल का। ठीक है, कॉपर और जिंक का 2 उसमें होता है। निम्नलिखित में से किससे पीसी में उपयोग की जाने वाली एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? एकीकृत परिपथ क्या है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट है। पीसी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है, मतलब जो आपका कंप्यूटर है। आईसी का विकास किसने किया था? आईसी के कारण ही आज सारा कंप्यूटर चल रहा है, तो किसने किया था? जैक किल्बी ने आईसी का विकास किया था। आईसी का, जिसपे कि आज सारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर या आपका मोबाइल भी इसी पे चल रहा है, याद रखिएगा। जैक किल्बी को 1958 में इसका विकास किया था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है कि इंद्रावती बांध निम्न से किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और जो है ना, ईस्ट इंडिया का, बोल लीजिए कि ईस्टर्न पार्ट का जो इंडिया का ना, सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला बांध है। 600 मेगावाट, मतलब आराम से एक बड़े शहर को आराम से इससे चलाया जा सकता है, इतनी बिजली पैदा होती है इंद्रावती बांध से। ग्रेविटी डैम है, यानी भार पे आधारित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है? कहाँ पे होगा? केरल में। कहाँ पे है? एराविकुलम केरल में। केरल कहाँ पे है? भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, किनारे में है। तो ये एराविकुलम जो है
केरल में है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो है यहाँ पे जो है आपका इडुक्की जो है, पेरियार नदी, इस तरह की जो नदी है, वहाँ पे कावेरी नदी, इनका जो है जल यहाँ पे बांध होता है। तो यहीं पे राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है, बहुत तरह की वैरायटी पाई जाती है, शेर, लियोपर्ड, इस तरह के, नीलगिरी थार, ये सब यहाँ पे महसूर पक्षियाँ या महसूर जीव है, ठीक है। तो आज का प्रश्न यहीं तक रहा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको फुल वीडियो मिल जाएगा, उनको भी मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।